वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस रिजल्ट आने के बाद पोस्ट प्रोसेस बहुत से होने बाकी है। टाइपिंग की जहाँ तक बात की जाए तो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग क्या है, कैसे है और स्पीड कितने होने वाले हैं, क्योंकि इस संबंध में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि सर डिक्टेशन में मैंने येस कर दिया है लेकिन मुझे पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। यदि किसी के माता पिता या नाम या एड्रेस के स्पेलिंग में मिस्टेक है उसके डॉक्यूमेंट्स में, और जो वो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं सीओ ऑफिस से, तो वहाँ पर उन लोगों को क्या करना है, और फाइनल रिजल्ट कब और कैसे प्रकाशित होगा, और मेधा का आधार क्या होने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिजिकल आपको 15 अप्रैल के बाद ही होगा। टाइपिंग हो सकता है कि मार्च से हो जाए लेकिन फिजिकल 15 अप्रैल के बाद ही होगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में कुछ देर बने रहें, हर एक मुद्दे को यहाँ पे डिटेल से क्लियर किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर माता पिता के नाम में कहीं त्रुटि है, या फिर एड्रेस में त्रुटि है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें। देखिए, काउंसलिंग शुरू होने में एटलीस्ट अभी से भी मैं देखूं तो एटलीस्ट 3 मंथ या 4 मंथ भी आपको टाइम लग सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे में आपके पास लंबा वक्त है। तो मैंने बताया था कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हैं वो निकलवा लीजिए, और कहीं पर त्रुटि है, क्योंकि ऐसे त्रुटि वाले स्टूडेंट का बार बार मैसेज आ रहा है, तो आप उसको करवा लीजिए ना। देखिए, आपके जो बस ये देखना है कि नाम आपके गलत नहीं होने चाहिए। जो आपने भरा है वहाँ पे, मतलब कि बीएसएससी के फॉर्म भरने के समय में आपने जो नाम भरा है, और आपके जो सर्टिफिकेट हैं, 10th के सर्टिफिकेट हैं, उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और यदि आप सीओ ऑफिस से कोई मतलब प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, कास्ट का बनवा रहे हैं, या आय का बनवा रहे हैं, या फिर क्रिमिनल रहित बनवा रहे हैं, आवासीय बनवा रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत है तो उसको आप सुधरवा लीजिए ना, वो तो तुरंत वहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यदि आपके तरफ से गलतियाँ जो हो रही हैं, मतलब कि कहाँ पर गलती हो सकती है, एक तो आपने बीएसएससी में जो भरा होगा वहाँ पर आपने गलती भर दिया होगा, ठीक है, ये आपका गलती होगा। बीएसएससी में आपने फॉर्म भरने वक्त गलती भर दिया गया हो। कोई भी इंसान गलत जानबूझ के नहीं भरता है, फिर भी कहीं ना कहीं तकनीकी त्रुटि रह जाती है। एक वहाँ पे गलत हो सकता है, और दूसरा आपने जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं सीओ ऑफिस से, वहाँ पे गलत हो सकता है, दो जगह गलत हो सकता है। तो सीओ ऑफिस बोला आपके पास अभी टाइम है, उसको आप सुधार करवा सकते हैं, फिर से फ्रेश एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। और यदि बीएसएससी में दिक्कत है वहाँ पर भरने में, तो वो वहाँ पर मैनेज हो जाएगा काउंसलिंग के समय में। एफिडेविट 18 भी फॉर्म करके आता है, वो आपका सर्टिफिकेट के संबंध में, और फिर अन्य तरह के फॉर्म्स आते हैं, उनमें आपका हो जाएगा, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। यदि आपको सीओ ऑफिस वाला कहीं दिक्कत है तो उसको करवा लीजिए। नाम में, आपके नाम में, आपके माता पिता के नाम में और सर्टिफिकेट के नाम में, ये तीनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी एड्रेस में कुछ भी होता है उससे मैनेज हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आपके समझ में आ गया होगा बात कि आपको यदि सी ऑफिस वाला गलती है तो उसको आप सुधरवा लीजिए। एड्रेस बहुत बड़ी बात नहीं है, और बीएसएससी वाली यदि गलती है वहाँ पे सर्टिफिकेट और वहाँ पे मैचिंग, तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब बात कर लें टाइपिंग की। टाइपिंग आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश 2 तरह के टाइपिंग होंगे। कंप्यूटर टाइपिंग में मोस्टली प्रोबेबल है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग में लिया जाएगा। हिंदी के लिए आपको पता चल गया है कि मंगल फॉन्ट, ठीक है ना। मंगल फॉन्ट में भी 2 तरह के हैं, एक रेमिंगटन गिल है और एक है आपको इनस्क्रिप्ट है। इनस्क्रिप्ट आपको भारत सरकार के जितने भी होते हैं वहाँ पर किया जाता है, लेकिन मंगल फॉन्ट का संभावना इसलिए ज़्यादा बन रहा है क्योंकि अभी हाल ही में बेल्ट्रॉन के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया गया था तो वो मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गिल पर लिया गया था। तो लोग जब वहाँ पर गए थे स्टूडेंट पूछने के लिए कि बताइए कि आप रेमिंगटन गिल पर ले रहे हैं या इनस्क्रिप्ट पर ले रहे हैं, तो काउंटर पे जो लेडीज़ बैठती है उन्होंने कहा था कि आप रेमिंगटन गिल पे ही प्रैक्टिस कीजिए, और लोग जो वहाँ पे अंदर बैठते हैं वहाँ बताए गए थे कि आप इनस्क्रिप्ट पे, लेकिन उस पर आपको बोला गया था कि नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन नोटिस नहीं जारी किया गया था। तो इस चीज़ में आप मत पढ़िए, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको रेमिंगटन गिल पर ही ले, यदि इनस्क्रिप्ट पर लेगा तो उसके संबंध में भी आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल आप जिस पर भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन यदि मतलब कि बेल्ट्रॉन के ट्रेंड को देखा जाए तो आपको रेमिंगटन गिल ही हिंदी के लिए होगा। इंग्लिश के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश के लिए आप जो भी बाजार में जहाँ पर भी आपको जिस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है वहाँ पे आपको सीख लीजिएगा। स्पीड की बात की जा रही है, तो स्पीड जो पिछले बार मतलब कि एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव का जो परीक्षा हुआ था बेल्ट्रॉन के माध्यम से, तो वहाँ पे स्पीड ये था कि हिंदी में आपको 25 करने थे, ठीक है ना। हिंदी में आपको 25 वर्ड सही करने थे, वर्ड पर मिनट था, और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट थे। ये 25 में किसके लिए बोल रहा हूँ, तो रेमिंगटन गिल की बात कर रहा हूँ, हिंदी वालों के लिए रेमिंगटन गिल, मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल की, और 30 आपका इंग्लिश में था। तो इसी के पैरेलल आप मैच करने की पहले कोशिश कीजिए। तो ये हो गया हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर टाइपिंग की बात की जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड वालों के लिए, ठीक है ना। तो शॉर्ट हैंड वालों के लिए देखिए, आप लोगों के सामने बीसीसी का एक विज्ञापन निकला था जिसमें कि पद ही था आपको आशुलिपिक, ठीक है ना। तो सीधे आते हैं हम लोग इसके विषय पे, और डिक्टेशन पर भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डिक्टेशन क्या है, हिंदी श्रुति लिखन क्या है। आप हम सब लोग बचपन से ही पढ़ के आए हैं। मास्टर साहब क्लास में जाते थे और लिखवाते थे कि एक लिखो, डिक्टेशन लिखवा रहे हैं, एक कहानी कोई अपना पढ़ते थे और बच्चा उसको लिखते थे, और आके मास्टर साहब उसको चेक करते थे, तुम्हारा यहाँ गलती है, वहाँ पर गलती है। तो डिक्टेशन बिल्कुल वही है। आप
आपको वहाँ पे बोला जाएगा और आपको पेन कलम से लिखना है। फिर टंकन अलग चीज़ हो जाएगा, ठीक ना। तो डिक्टेशन आपको समझ में आ गया कि डिक्टेशन क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे थे, बताइए सर डिक्टेशन में यस कर दे, हमको पता ही नहीं है। ठीक है, इतना दिन हो गया, आप भूल गए होंगे, लेकिन अब याद पा लीजिए। वहाँ पर बोला जाएगा और बाकायदा टेस्ट होगा आपको पेन से और मतलब कि कॉपी पे लिखा जाएगा, उसमें आपका चेक करेगा, ठीक है ना। तो हिंदी सुर्ती लेखन में क्या होगा, आपको सुर्ती लेखन यही डिक्टेशन हो गया। 80 शब्द प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में, और कुल 320 शब्द, और 4 मिनट 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ के लेखन पान जांच डिक्टेशन लेख हेतु मिलेगा, ठीक है ना। सुर्ती लेखांश का टंकन, और फिर इसमें दूसरा भाग एक आपको लिखवाया भी जाएगा पेपर पे, और फिर इसका टंकन भी होगा, टंकन भी अलग तरीका से होगा, ठीक है ना। तो 20 मिनट यानी कि 2 मिनट अतिरिक्त समय टंकन प्रारंभ करने से पूर्व, तो 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अब हिंदी टंकन, हिंदी टंकन में आपको क्या होगा, ये शॉर्ट हैंड वालों के लिए है। रेमिंगटन के वाले हिंदी टंकन तो अलग था, अब ये शॉर्ट हैंड वालों की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट, कुल 300 शब्द 10 मिनट के लिए आपको वहाँ पे किया जाएगा। चलिए आते हैं, अब बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर हैं कि टंकन की परीक्षा मात्र कंप्यूटर पर ली जाएगी या फिर आपको मतलब टैब पर। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कंप्यूटर पर ली जाएगी, जो कि आयोग के द्वारा परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। और बहुत पहले ही टंकन के लिए और टाइपिंग के लिए मतलब आयोग ने एक नोटिस जारी किया था, टेंडर नोटिस जारी किया था, और इंस्टीट्यूट को बोला था कि आपके पास क्षमता है वो दीजिए। तो मार्च तक उसका 3 मार्च तक उसको देना है, तो मार्च में हो सके तो आपको टंकन वाला शुरू हो सकता है। अब देखिए हिंदी टंकन के लिए, ये शॉर्ट हैंड वालों के लिए है जो करेंगे, कुर्तीदेव 010 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी शॉर्ट हैंड वालों की बार बार बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप फिर नॉर्मल कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में आप मत फंसेगा, वहाँ पे तो स्पष्ट कर दिया है कि रेमिंट मंगल फॉन्ट पे होगा, ठीक है ना। तो श्रुति लेखन के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत की होगी। श्रुति लेखन टंकन में 10% से अधिक तथा कंप्यूटर पर टंकन में 1.5% से अधिक त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी अयोग्य करार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यदि आप टंकन में टाइपराइटर पर करते हैं तो 10% से अधिक तथा कंप्यूटर पर करते हैं तो 1.5% से अधिक अशुद्धि नहीं होना चाहिए। त्रुटि हेतु परिनिगित कतिपय सामान्य त्रुटियों की सूचना निम्नानुसार: गलत वर्ण शब्द का अंकन लिखना, ये सब आपका हो गया। वर्णों शब्दों अंकों का छूटना, वर्णों शब्दों अंकों या पंक्ति में पुनरावृत्ति होना, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग होना या गलत जगह प्रयोग करना, परिच्छेद या शब्द अंतराल में त्रुटि करना, हिंदी में मात्रा का गलत प्रयोग करना। तो ये त्रुटि के जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। श्रुति लेखन में केवल अनुच्छेद परिवर्तन और पूर्ण विराम ही लिखवाए जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख लीजिए दोस्तों, श्रुति आपको जो डिक्टेशन लिखाया जाएगा तो उसमें केवल अनुच्छेद परिवर्तन और पूर्ण विराम ही लिखवाए जाएंगे। अर्धविराम, कॉमा या अन्य विराम को नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे बोल रहा है कि राम आम खाता है, पूर्ण विराम, ये हुआ, पूर्ण विराम लिखवाए जाएंगे। और अनुच्छेद परिवर्तन कीजिए, लेकिन ये अर्धविराम कॉमा आपको खुद से सीख के आना होगा। ये श्रुति लेखन वालों की बात की जा रही है, वो तो आपको चेक करेगा ना, वही तो आपको चेक करेगा कि आप कहाँ पर वर्ड के मतलब कि वाक्य के अनुसार कहाँ पर कॉमा का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे आप जो है या फिर आपको अन्य विराम का प्रयोग करते हैं, ये आपका काम होगा, ठीक है ना, वो वहाँ से नहीं बोला जाएगा। इन्हें लिप्यांतरण में अभ्यर्थियों के विवेक से लगाना होगा। देखिए यही चीज़ है यहाँ पे। डिक्टेशन में पूर्ण विराम को फुल स्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन पैराग्राफ चेंज को पैरा बोला जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप बोला जाएगा, वहाँ पे आपको पूर्ण विराम दे देना। हिंदी श्रुति लेखन में डिक्टेशन को आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई नोटबुक में संकेत लिपि शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। संकेत लिपि के अतिरिक्त अन्य भाषा लिखे गए डिक्टेशन की जांच नहीं होगी। परीक्षा के उपरांत नोटबुक को वापस शिक्षक को जमा करना होगा। नोटबुक में अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर एवं अन्य वांछित प्रविष्टियां भरनी होंगी तथा हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी श्रुति लेखन के लिए ब्लू बॉल ब्लैक या ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट का आप प्रयोग करेंगे। श्रुति लेखन हेतु आयोग द्वारा नोटबुक उपलब्ध करवाया जाएगा। अतः स्पष्ट किया जाता है कि श्रुति लेखन टंकन में अभ्यर्थियों की कोई अंक नहीं दिया जाएगा, बल्कि व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन कंडिकाचार में निहित निर्देश के अनुसार आपको अभ्यर्थियों की योग्यता अयोग्यता के निर्धारण के लिए किया जाएगा। आपको पता है ना, जो भी आपका मेरिट बनेगा वो रिटर्न के मार्क्स पर ही बनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये चीज़ आप जानते हैं। उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि आप इतना में क्वालिफाई, जैसे कि आपका रिटर्न में 40% था, आपका जनरल के लिए 36.6 था, ओबीसी के लिए, तो उसी तरह से श्रुति लेखन या फिर टाइपिंग के लिए भी अपना उसका एक अलग स्टैंडर्ड होता है। उतना आप पास कर जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, बस बात खत्म है। इसमें आपको नंबर्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये है आपका पूरा का पूरा। और फिर शॉर्ट हैंड हो गया, आपका डिक्टेशन हो गया, श्रुति लेखन हो गया, उसके बाद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग हो गया। स्पीड की भी बात मैंने बोल दी कि आपको नॉर्मल के लिए कितना लगेगा। यदि कंप्यूटर टाइपिंग की किए हैं तो मतलब कि आपको मोस्ट प्रोबेबल है कि इंग्लिश में ही टाइपिंग होगा। और जहाँ तक बात पंचायत सचिव के लिए, तो पंचायत सचिव आपको किस पोस्ट के लिए टाइपिंग हो तो पता ही नहीं है। और पंचायत सचिव का जो बात है ना, वो है आपको वांछित योग्यता में, ठीक है ना, तो उसका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं होने की संभावना दिख रही है। और उसको बोलेगा नहीं कि पंचायत सचिव का है, हो सकता है जब आप उसमें चले जाएँ फिर बात की वो बात है, आपको देखा जाएगा। तो ये आपका टाइपिंग के संबंध में जो भी डाउट था वो यहाँ पे आपको क्लियर। अब बात कर लें फिजिकल वाले पोस्ट की, तो देखिए उस पर डिटेल से भरने से पहले जरा इसकी बेसिक जानकारी आप रख लीजिए कि इसमें
कितने पोस्ट हैं? वनरक्षी के 694 पोस्ट हैं, आशु सहायक अवनिरीक्षक के 87 पद हैं, टंकक सहायक अवनिरीक्षक के 78 और अधिनायक अनुदेशक के 122 पद हैं। सबका योग्यता आपको इंटर ही है, लेकिन आपको आशु सहायक अवनिरीक्षक जो 87 पोस्ट है इसमें श्रुति लेखन और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है। उसके बाद टंकक सहायक अवनिरीक्षक 78 पोस्ट, इसमें आपको ISC यानी कि इंटर और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है। और अधिनायक अनुदेशक में आपको सिर्फ और सिर्फ जो 122 पोस्ट है यहाँ पर आपका इंटर पास होना चाहिए, ठीक है ना। और वनरक्षी का जो ग्रेड पे है वो 2000 है, बाकी आशु सहायक अवनिरीक्षक, टंकक सहायक अवनिरीक्षक का ये 2400 ग्रेड पे है, ठीक है ना। और अधिनायक अनुदेशक का लगभग उसी के आसपास है। तो ये आपका पूरा मतलब कि पद का डिटेल है। साथ ही साथ सबके लिए जो फिजिकल का मिनिमम क्राइटेरिया है वो समझ लीजिए कि वनरक्षी के लिए आपको 4 किलोमीटर मतलब 4 घंटा में आपको 25 किलोमीटर दौड़ना है, चलना है पैदल या दौड़ना है, जो समझ लीजिए 4 घंटा में आपको 25 किलोमीटर जाना है वनरक्षी के लिए 693 पोस्ट, ठीक है ना। उसके बाद सहायक अवनिरीक्षक वाला में इसमें आपको क्या करना है कि जो दरोगा का क्राइटेरिया है, बाकी मतलब कि चाहे फिर टंकक सहायक अवनिरीक्षक या अधिनायक अनुदेशक, दरोगा का जो पहला वाला क्राइटेरिया था या इसी बार का क्राइटेरिया, उसमें आपको सिर्फ दौड़ जो है 6 मिनट के बदला 6.5 मिनट है, तो उसको पिछला वाला जो 6 मिनट था 6 मिनट में आप इसको समझिए कि महिला के लिए क्या होगा कि 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में। उसके बाद आपको 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा, उसको 10 फीट, ठीक है, 10 फीट 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा। महिलाओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, ठीक है ना। बाकी ये आशु सहायक, टंकक सहायक और अधिनायक अनुदेशक की मैं बात कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। उसके बाद आपको 12 पाउंड का गोला जो है उसको 10 फीट फेंकना है। उसके बाद 3 फीट जो है उसको हाई जंप कूदना है और 9 फीट उसको लॉन्ग जंप कूदना है। उसके बाद पुरुष की बात कर लें तो पुरुष को आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट में, 1 मील दौड़ना है आपको इसको 6 मिनट में। और उसके बाद 16 पाउंड का गोला उसको 16 फीट फेंकना है। उसके बाद मतलब कि 12 फीट का लॉन्ग जंप और 4 फीट का हाई जंप कूदना है। तो ये इसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। फिजिकल के लिए आपको बहुत जल्द आयोग अपने वेबसाइट पे मतलब कि मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 गुना ही किया जाएगा। तो जिन्होंने भी फिजिकल के लिए यस किया है तो उनका पहले वो सूची अपने डाटा से मैच करेंगे और देखेंगे कि कितना लोगों ने यस किया है। यदि बहुत ज़्यादा 5 गुना से बहुत ज़्यादा लोगों ने यस किया है, यदि थोड़ा बहुत मतलब कि 100-150 का गैप होगा तो सबको बुला लेंगे। यदि उससे ज़्यादा किया है तो वो क्या करेंगे कि सबके मार्क्स के बेसिस पर सबका मार्क्स चेक करेंगे और देखेंगे कि ऊपर के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी ये करीब 900-1000 के आसपास सीट जा रहा है तो उसके 5 गुना लगभग आपको 4500 से 5000 के बीच में इतने स्टूडेंट को बुलाएंगे। तो 4500-5000 यदि नॉर्मली में पुट जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो मार्क्स के बेसिस पे आपको चूज करके उनका लिस्ट जारी करेंगे। जिस तरह से मैंने कल के वीडियो में दिखाया था कि काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी किया गया था, उसी तरह से फिजिकल के लिए भी उनका लिस्ट जारी किया गया, बैच इतना में फिजिकल होगा। और फिजिकल से पहले उनका शारीरिक जांच और माप परीक्षा होगा, ठीक है। और शारीरिक जांच परीक्षा में क्या होगा कि उनका हाइट में नापा जाएगा, चेस्ट में नापा जाएगा, तो उसमें भी बहुत से लोगों को छाट देगा, पहले ही छाट देगा। दरोगा में क्या होता है कि दरोगा में पहले आपका सारा फिजिकल हो जाता है, फिर अंत में आपका हाइट छाम नापा जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले होगा। तो ये इसका प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो उसी के संबंध में देखिए कि आपका फिजिकल कहाँ होगा। जो ये देखिए आपका द्वितीय स्नातक स्तरीय वाला का है, तो इसका कहाँ है, यहाँ पर भी लिखा गया है कि आपको विज्ञापन से कहना द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम मूल्यांकन के क्रम में शारीरिक जांच वाले पदों का विकल्प देने में कुल 27 अभ्यर्थियों का परीक्षा जो होगा कहाँ पर किया जाएगा। मुख्य रूप से आप देखिए पुलिस की बात की जाए तो शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना है, स्कूल गर्दनी बाग, जहाँ पे आपको जितना भी फिजिकल होता है, चाहे वो बिहार पुलिस का होता है, कांस्टेबल का होता है या SI का होता है, वहीं पर आपका इसका फिजिकल होगा, ठीक है ना। और जब बात आप करेंगे किसका मतलब कि ये भी उसी का है, मतलब कि फिजिकल वाला का ही 53 विद्यार्थियों का यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। और यहाँ पे दिया गया था कि वैसे कैंडिडेट, देखिए द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा में पास किए गए वैसे कैंडिडेट ऑनलाइन पद विकल्प में शारीरिक जांच परीक्षा पदों के लिए आवेदन विकल्प देने वाले बायोमेट्रिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिए गए थे। मतलब उनका कि बायोमेट्रिक डाटा ही नहीं मिल पाया था, इसलिए उनको असफल घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। और शारीरिक जाँच माप परीक्षण का कार्य दिनांक 10 बजे से अपराह्न, और बाकी बच्चों का वही मतलब कि आपको शहीद राजेंद्र स्मारक यानी कि गर्दनी बाग में आयोजित किया जाएगा। और वनरक्षी वालों का कहाँ पर होगा, तो आपको पता है कि कहाँ पर होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर स्थल कहाँ है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान गेट नंबर 2 पटना, तो यहाँ पे आपको किया जाएगा। तो उसके संबंध में देखिए तो यहाँ पे वनरक्षी नहीं है, सॉरी यहाँ पे वनरक्षी है। उस समय क्या था, तो FRO था, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसका भी एग्जामिनेशन हुआ है, चूंकि वो ग्रेजुएशन लेवल वाला था। तो पहले तो ग्रेजुएशन लेवल का जितना एग्जामिनेशन था BSSC करवाती थी, ये BPSSC के बनने के बाद जो भी मतलब कि दरोगा लेवल के वैकेंसी हैं उन सब उनको चले जाते हैं। तो इस बार कहाँ है, तो वनरक्षी है, तो वनरक्षी है यानी कि फॉरेस्ट गार्ड है, और उस समय FRO थे। तो दोनों का आपको कहाँ पर किया जाएगा, तो वहीं पर किया जाएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान। उसके संबंध में है कि देखिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी इसका जिसका FRO का एग्जामिनेशन हुआ है उसी का था।
तो और इसका क्या हो जाएगा, इसमें मतलब इंटर लेवल में क्या हो जाएगा, तो वनरक्षी हो जाएगा। तो उसका कहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे लोगों ने सारे विकल्प टिक किए होंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने फिजिकल किया होगा तो उन्होंने आंसू अधिनायक पर भी किया होगा, वनरक्षी पर भी किया होगा, टंक सहायक पर भी किया होगा। तो दोनों को आना होगा। उसी के संबंध में देखिए कि अभ्यर्थियों को अनुरोध है कि उक्त शारीरिक परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो शारीरिक जांच वाले पदों के लिए दिनांक 15, 17, 18, 19 अक्टूबर 2016 को आयोजित शारीरिक जांच माप परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। यानी कि सबसे पहले आपको हाइट वेट के लिए बुलाया जाएगा, वेट के लिए, हाइट के लिए, उसके बाद आपको चेस्ट के लिए। तो उसमें यदि आप जाइएगा, वहाँ पे अपीयर हो जाएगा, वहीं पे आपका डाटा मिलान कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। उसमें यदि पास होगा तभी आप वनरक्षी के लिए अलग से आपको दिया जाएगा। तो वनरक्षी के लिए फिर आपको इस तरह से आपको दिया जाएगा। और वनरक्षी में आपको बताया दिया गया है कि कहाँ पर होगा, तो संजय गांधी जैविक उद्यान में। इस तरह से आपका बैच और रोल नंबर आपको दे करके संजय गांधी जैविक उद्यान बुला लिया जाएगा। तो ये हो गया फिजिकल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे एक यूट्यूबर दोस्त ने मतलब कि कल के या परसों आपको बताया था एक वीडियो बनाकर कि 15 मतलब कि मार्च में आपका फिजिकल और टाइपिंग का हो जाएगा और अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसमें भी उसकी गलती नहीं है, पेपर में आया था और वो एक्साइटेड होकर बोल दिए थे। और हम सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए ताकि हो। लेकिन एक फैक्ट है, और फैक्ट ये है कि 15 अप्रैल तक आपका क्या है, तो इसका मतलब कि जो एसआई वाला है उसी का फिजिकल है, ठीक है ना। और राजेंद्र स्टेडियम में ही आपका वहाँ पे गर्दनी बाग में होगा। तो 15 अप्रैल के बाद ही फिजिकल की संभावना दिख रही है, उससे पहले फिजिकल की संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, ये वनरक्षी का, फॉरेस्ट गार्ड का हो सकता है, उससे पहले करवा ले। और उसके बाद ही 15 अप्रैल के बाद ही आपका जो आंसू सहायक या फिर अवर निरीक्षक सहायक, इन लोगों का फिजिकल होगा। तो वहाँ पे फिजिकल में टाइम लग रहा है। देखिए रिजल्ट आपको फिलहाल फाइनल रिजल्ट 2-3 महीना में तो नहीं आते दिख रहा है। ज्वाइनिंग होते होते मैंने जो आपको बताया था कि 5 से 6 महीना आपको फाइनल ज्वाइनिंग होते होते लग जाएंगे। ये एक अकाट सत्य है, इस चीज़ को आप मानिए ना मानिए। आप चाहें तो बहुत बात इधर उधर बोल सकते हैं कि बीएसएससी पे दबाव है, ये हो नहीं। जो टेक्निकल चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस है इसमें और इतना ज़्यादा पोस्ट का वेरिएशन है कि सबको जब तक वो कलेक्ट नहीं करेगा तब तक वो फाइनल रिजल्ट नहीं देगा। अब हम लोग जा ही रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट कब, कैसे और किस प्रकार आएगा, जरा उसको आपको फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस स्टेप पर जिसका इंतजार आप लोगों को बरसों से है कि वो स्टेप कब आने वाला है। यानी कि स्टेप 5, 5वां स्टेप, जहां पे 13,120 स्टूडेंट्स का नाम उसकी सीट अलॉटमेंट के साथ इसी प्रकार आएगा जैसा अभी आपके सामने दिख रहा है। और ये लिस्ट है आपको सेकेंड ग्रेजुएशन लेवल वाला बीएसएससी वाला जब उसका रिजल्ट आया था, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे कितने लोगों का आया था, तो 2115 लोगों का इस तरह से नाम आया था। और इसमें कितना आएगा, तो 13,120, क्योंकि इसमें 13,120 सीट हैं। और ये स्टेप 5 होगा, सबसे अंत वाला स्टेप होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस स्टेप का निर्धारण कैसे होगा, तो याद रखिए इस स्टेप का निर्धारण आपके 2 जो पूर्व के स्टेप हैं उस पर होगा। पहला कि आपने मेंस एग्जामिनेशन में कितना नंबर लाया था, जी हाँ, मेंस रिटन एग्जामिनेशन में आपने कितना नंबर लाया है। और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाला है। देखिए मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको लिस्ट सामने दिख रहा है, ये सेकंड ग्रेजुएट वाला, उसमें एक लड़का को बहुत ज़्यादा नंबर आया था, लेकिन उन्होंने गलती से पोस्ट प्रेफरेंस में पहले सचिवालय सहायक नहीं दिया था, कोई और पोस्ट दिया था। नंबर ज़्यादा होने के बावजूद उसको दूसरा पोस्ट मिला था, सचिवालय सहायक नहीं मिला था। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कितना नंबर लाया और उसके बाद आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिया है। तो ये तो हो गई आपकी जो है बेसिस क्या है, मेधा यही रहेगा, ठीक है ना। भले ही आपका अलग अलग एग्जामिनेशन क्यों ना करवाए, वनरक्षी का अलग एग्जामिनेशन हो या फिर आपका आंसू सहायक का अलग हो या फिर टंका का अलग हो। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें इतना वैरायटी है कि अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आने में आपको टाइम लग जाएंगे, 4 से 5 महीना तो हर हाल में लग जाएंगे। यदि बहुत फाइनल करेगा तो 4 से 5 महीना हर हाल में लगेंगे, यदि वो बहुत स्पीड से सब कुछ को करेगा फाइनल रिजल्ट पब्लिश करने में, क्योंकि सब कुछ काउंसलिंग के बाद भी 1 से 1.5 महीना उनको टाइम लगता है पूरा रोस्टर मेंटेन करने में। तो ये आपके सामने में है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया है, वो महत्वपूर्ण है। यदि आपने तीनों मतलब कि आपने मान लीजिए कि आपने नन टाइपिंग के लिए भी अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, उसके बाद आपने फिजिकल भी पास कर लिया है, आपने वनरक्षी भी पास कर लिया है, टाइपिंग वाले भी पास कर लिया है, तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस पहला क्या दिया है, उसके बाद आपका नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं कि जिस तरह से पहला यहाँ पे 1 नंबर था सचिवालय सहायक सामान्य प्रशासन विभाग, आपका रोल नंबर देगा और आपका कैटेगरी दे देगा यहाँ पे, ठीक उसी तरीका से आपका रोल नंबर ही आपका यहाँ पे आएगा और ये मेरिट बनेगा। और 13,120 में भी इसी तरह से आपको मेरिट बनेगा, ठीक है ना। और इसी समय एक अलग लिंक दिया जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जितने भी लोगों ने मेंस में एग्जामिनेशन दिया उनको कितना मार्क्स आया है। जी हाँ, तो अलग अलग नहीं देगा। जैसे कि आपको पंचायत सचिव में कितने पोस्ट हैं, पंचायत सचिव के जो पोस्ट हैं, पंचायत सचिव के कुल पोस्ट हैं आपको
3161 पोस्ट हैं, ठीक है ना। उसके बाद राजस्व कर्मचारी के कितने पोस्ट हैं, तो राजस्व के आपको हैं 4353 पोस्ट हैं राजस्व के, ठीक है ना, राजस्व के हैं। अब सबसे ज़्यादा जो मतलब कि मारामारी होगा या जो सबसे ज़्यादा फाइट होगा इसी दोनों के लिए होगा, ठीक है ना। ये नॉन टाइपिंग के पोस्ट हैं। पंचायत सचिव के आपको 2000 ग्रेड पे है और राजस्व कर्मचारी के आपको 1900 ग्रेड पे है, तो इसी पर होगा। तो आप मान लीजिए कि किसका कितना ज़्यादा नंबर आता है और कितना उन्होंने मतलब कि और पोस्ट प्रेफरेंस उन्होंने क्या दिया उसके अकॉर्डिंग यहीं पे होगा। तो ये दोनों जो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट हैं करीब 7514 बन रहे हैं, ठीक है ना। पंचायत सचिव भी नॉन टाइपिंग के ही पोस्ट हैं, ठीक है ना। वहाँ भी वांछित योग्यता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कंप्यूटर ज्ञान की। तो ये जो 7514 पोस्ट हैं तो हो सकता है कि पोस्ट प्रेफरेंस और ज़्यादा नंबर के आधार पर इसी तरह से आएंगे। सारे पोस्ट को मर्ज करने के बाद और नंबर के आधार पर आपका जो बेसिस होगा यही होगा। इसी तरह से आपका रोल नंबर आएगा और आपका इस तरह से पोस्ट अलॉटमेंट के साथ आपका रोल नंबर और विभाग यहीं पे आपको पता चल जाएगा। और ये जो है स्टेप 5 में पता चलेगा। जो स्टेप में 5 की बात कर रहा हूँ अंतिम में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा विभाग मिला है, आपको कौन सा पोस्ट मिला है। तो देख लीजिए यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पे है, यहाँ पे कैटेगरी का भी बात किया जाएगा, रोस्टर मेंटेन किया जाएगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग में ज़्यादा थे और इसी में आपको मेरे भी तरफ के 2 लड़कों का पिछली बार हुआ था सचिवालय सहायक में, वर्तमान में वहाँ पर कार्यरत है। और अंतिम में आते हैं, देखिए इसमें आपको फिर दूसरे विभाग में भी है, देखिए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का भी है, उसके बाद योजना सहायक का भी है और उसके बाद सबसे अंत में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पर कितना पोस्ट था तो 2115 लोगों का पहले बार में बहाली किया गया था। देखिए आइए और नीचे आते हैं इसमें आपका भी नाम होगा जब 13,140 लोगों का नाम आएगा। यदि क्या आप उसमें से एक लकी वन बन पाएंगे ये डिसाइड करेगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस और आपका मार्क ऑफ डेंट। तो देख लिए अंत में 2112 लोग को मिला है पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, जो आपको दरोगा हैं। जी हाँ, उस वक्त आपको सेकंड ग्रेजुएट वाले में दरोगा के भी पोस्ट थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिला है, तो देख लीजिए इनको भी जनरल से मिला है। तो इस तरह से क्या आप 13,140 में आपका नाम होगा या नहीं होगा वो अंतिम स्टेप 5 में पता चल पाएगा। और इसका आधार आपने समझ लिया कि आपके मेंस में रिटन मार्क्स के आधार पे और साथ ही साथ आपका पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे सब कुछ डिसाइड होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।